हाँ बेटा, तो कल हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस पढ़ लिए थे। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना। अब देखो, हम बात करते हैं मल्टीपल एनालिसिस। वो बेटा कई दिन से नहीं आ रहे थे। हम्म। और ये बच्ची तो मुझे अभी दिखाई दी है या पहले कभी लिए क्लास? सर है सर। तो देखो, मल्टीपल एनालिज्म की जब हम बात करें, अच्छा वो फिजिक्स वाली मैम ने ली होगी ना क्लास? ज्यादातर तो सर ही आते हैं। मैम तो बस मैम तो बस बीच में अभी आई है फिजिक्स वाली, नहीं तो ज्यादातर तो है ना, केमिस्ट्री में सर ही चलते रहे हैं। फिजिक्स में आई है। हाँ, तो देखो मल्टीपल एनालिज्म, तुम एक बात जानते हो कि बेटा हर जीन में तुम देखते हो कि नॉर्मली दो फॉर्म देखते हैं, कि एक करेक्टर के लिए एक जीन होता है और उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, तो दो फॉर्म होती हैं, है ना। कौन कौन सी जैसे दो फॉर्म होती हैं? एक डोमिनेंट फॉर्म, एक रिसेसिव फॉर्म, है ना। जैसे आपने देखा कि उसकी सीड की शेप थी कि राउंड और रिंकल्ड, तो राउंड के लिए कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। या येलो के लिए वाई कैपिटल, और हरे के लिए ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। लेकिन जब दो से ज्यादा फॉर्म अगर हो किसी जीन की, वो मैंने बताया था ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस बताया था मैंने कल, कि ये क्यों होता है, म्यूटेशन से वजह से निकल के आती है नई नई जो एलील बनते हैं। तो जब किसी जीन के दो से ज्यादा एलेलिक फॉर्म होती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? मल्टीपल एलिक्स, है ना। क्या बोला जाता है? मल्टीपल एलिल्स। और इसको फिनोमेना को बोलते हैं मल्टीपल एलिज्म। ठीक है। When one gene has more than two allelic forms, तो देखो, इसका मतलब ये है करेक्टर तो एक ही है, उस एक ही करेक्टर के, इसका मतलब एस्पेक्ट भी दो से ज्यादा हो गए, वो तो सीधी सी बात है। ट्रेट जो हो गए वो दो से ज्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि नॉर्मली दो एलील होते थे, दो एलिक फॉर्म तो दो ट्रेट होते थे, है ना बेटा। फिनोमेना मल्टीपल एलिज्म होती है। एग्जाम्पल आपका ले नंबर वन, एबीओ, ब्लड ग्रुप, है ना बेटा। ह्यूमंस में जो बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो उसमें एक देखिए सिंगल जीन है, आई, सिंगल जीन आई है। और इसके कितने बेटा फॉर्म हैं? आई ए, आई बी, और एक स्मॉल आई, है ना। या तो हम स्मॉल आई ऐसे रख दें, ये कैपिटल आई भी देख सकते हो, खाली आई।
थ्री एलिलिक फॉर्म है, थ्री एलील्स। तो सिंगल आई जीन है फॉर ब्लड ग्रुप। बेटा करेक्टर तो कौन सा, ब्लड ग्रुप है ना। अब ये जो तीन एलील हैं, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन होके टोटल 6 जीनोटाइप पॉसिबल हैं, और टोटल 4 फिनोटाइप पॉसिबल हैं। फिनोटाइप होता है जो दिखाई देता है, भाई 4 ही टाइप के तो ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन जीनोटाइप 6 पॉसिबल है। एक है ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी एंड ओ। ठीक है। ठीक है। और टोटल 6 जीनोटाइप्स जो पॉसिबल हैं। कितने? 6 जीनोटाइप। कैसे? देखो ए ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, आई ए हो सकता है, या फिर आई ए स्मॉल आई हो सकता है। देखो इसको स्मॉल आई भी कह देते हैं, या फिर आई जीरो भी कह देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? स्मॉल आई या आई नॉट, आई नॉट या आई जीरो ऐसे बोल सकते हैं, आई नॉट। अच्छा ऐसे ही देखिए बी का आई बी, या फिर हेटेरोजाइगस फॉर्म आई बी स्मॉल आई, है ना। ए बी का क्या होता है, कोडोमिनेंस याद करो, आई ए आई बी। और ओ के लिए होता है आई नॉट, या फिर कह सकते हो स्मॉल आई स्मॉल। तो टोटल देख लो, इसके दो हैं पॉसिबल जीनोटाइप। भाई ब्लड ग्रुप ए के लिए दो पॉसिबल जीनोटाइप हैं, होमोजाइगस फॉर्म भी हो सकती है और हेटेरोजाइगस भी हो सकती है। बी के लिए भी दो हो सकती है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ए बी के लिए हो जाएगा जब एक आएगा आई ए आई बी, क्योंकि वो दोनों आपस में कोडोमिनेंट है ना, कोडोमिनेंस शो करते हैं, मैंने कल ही बताया था। और ये वाला हो जाएगा बेटा स्मॉल आई ओ ब्लड ग्रुप। एक्चुअली में ये जो ऊपर ए बी ये जो रख रखा है, इसका मतलब क्या है, मैंने कल बोला था, अगर किसी में आई ए एलिलिक फॉर्म है, किसी भी इंडिविजुअल में, सबका अलग अलग ब्लड ग्रुप होगा ना। तुम्हें पता है अपना ब्लड ग्रुप क्या क्या है? ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, सर ए पॉजिटिव, सर बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। तो देखो, और कोई ए बी वाला है? सर ए पॉजिटिव, ए बी वाला इकट्ठा नहीं। तो 3 फॉर्म दिखाई दी यहाँ पे ना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, है ना। मेरा भी बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो रहना ही चाहिए, बी पॉजिटिव, है ना। तो बेटा ये एक्चुअली में पॉजिटिव तो अभी बताते हैं, ये क्या है ए और बी और ये जो हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप। एक्चुअली में अगर किसी के अंदर आई ए एलील है ना, इसका मतलब यह है कि उसमें आरबीसी की सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है। यानी जिस ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाता है वो ए ब्लड ग्रुप, जिसमें बी एंटीजन होता है वो बी ब्लड ग्रुप। या तो एंटीजन बोले, या अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोले शुगर, अगर ए टाइप की शुगर प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप, बी टाइप की शुगर प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप। एंटीजेंस क्या होते हैं वास्तव में, एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। वो क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो उन्हें शुगर भी कह देते हैं। ऐसी प्रोटीन जिनके साथ शुगर जुड़ी हुई है उनको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप पढ़ते हो जब सेल अगर पढ़ाई जाती है तो इसलिए एनसीईआरटी ने बोल रखा है शुगर, कि जब ए शुगर प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप, बी शुगर प्रेजेंट है बी, और जब दोनों एक साथ हैं ए बी तो ए बी ब्लड ग्रुप। और जब कोई भी शुगर नहीं है ओ, यानी कोई भी एंटीजन नहीं है जब, तो ओ का मतलब यहाँ पे जीरो है वास्तव में, नोट यानी कि नहीं है कुछ भी। बात खोपड़िया माई, ये बात अलग है कि
ए वाले में ना ए एंटीजन होता है। वैसे ये ब्लड सर्कुलेशन में बना है एक बॉक्स। सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। अरे सर्कुलेटरी सिस्टम एक चैप्टर होता है ना, ब्लड वास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट वाला। उसमें आपके में ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये लिखा हुआ है कि ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी होती है, और ब्लड ग्रुप बी वाले में बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी होती है ना, प्रतिरक्षा करने वाली। हाँ। और ए बी वाले में एंटीजन तो दोनों है, एंटीबॉडी कोई नहीं होती। और ओ वाले में एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडी दोनों होती है। समझे? तो यहाँ लो लिख देता हूं मैं, एंटीजन्स और एंटीबॉडी। ए वाले में ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, बी वाले में बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, ए बी वाले में ए बी दोनों एंटीजन और कुछ नहीं, और ओ वाले में कुछ नहीं, और यहाँ पर ए एंड बी। लो ये जानकारी पूरी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड दे दी। अब सारी के सारे कोई बात आए, क्योंकि ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चन आता है। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि भाई किसका ब्लड किसको दिया जा सकता है। किसका ब्लड किसको दे सकते हैं जानते हो आप लोग? ओ पॉजिटिव का सबको दे सकते हैं। हालांकि ये हमारे मल्टीपल एलिज्म का पार्ट नहीं है। मल्टीपल एलिज्म का पार्ट तो बस यही होगी कि देखो एक जीन के तीन एलिक फॉर्म थी, एक ही जीन था ना, एक ही कैरेक्टर था ना ब्लड ग्रुप, लेकिन फिनोटाइप तो चार चार आ रहे हैं। जबकि फिनोटाइप नॉर्मली दो ही तो आते थे, कि टॉल द्वार, राउंड रिंकल्ड। या तो चार आ रहे हैं देख लो, क्योंकि तीन तो एलील है, और उसमें भी एक दो एलील आपस में वो भी शो कर रहे हैं कोडोमिनेंस। तो एक और बढ़ गया फॉर्म। समझे ना भाई, एबी भी तो ब्लड ग्रुप आ गया, तो एक फॉर्म और बढ़ गया। हाँ। तो मैं ये कह रहा था देखो, जो सबको ब्लड दे सकता है वो होता है ओ, और जो सबसे ब्लड ले सकता है ए बी। चलो उसमें भी तुम्हें एक चीज और जानकारी दे दूं, सारे ओ वाले सबको नहीं दे सकते, ओ नेगेटिव, केवल ओ नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? एक आर एच फैक्टर होता है, मतलब एक आर एच एंटीजन और होता है ब्लड में। ये एबीओ सिस्टम के अलावा ना एक होता है आर एच एंटीजन। तो पता है वर्ल्ड में पूरे में लगभग 85% से ज्यादा लोगों में होता है वो। अगर आर एच एंटीजन किसी के ब्लड में है तो वो आर एच पॉजिटिव, अगर वो नहीं है तो नेगेटिव। सीधी सी बात भाई। जैसे एच आई वी पॉजिटिव किसको बोलते हैं हम? जिसके अंदर एच आई वी वायरस होता है। हम कैसे हैं एच आई वी नेगेटिव? क्योंकि हमारे अंदर एच आई वी वायरस नहीं है। तो होना ना होने के बेसिस पे तो पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं। जिसके पास में ए एंटीजन है वो ए पॉजिटिव, मतलब ए ब्लड ग्रुप है उसका है ना। जिसके पास नहीं है तो उसमें थोड़ी ये बोलेंगे हम, तो उसके होने पर ही तो बोलते हैं। तो ऐसे ही आर एच पॉजिटिव का मतलब है जिनके पास आर एच एंटीजन है, और जिनके पास नहीं है तो उनको आर एच नेगेटिव करके ऐसे बोलते हैं। लेकिन उनके पास आर एच नहीं है, नेगेटिव का मतलब नहीं है। समझ गए ना बात कोई? ये मत कहना मैं पूछूं कि इनमें आर एच है, आर एच, तो तुम कहोगे हाँ सर आर एच नेगेटिव है, इनमें आर एच पॉजिटिव है। ऐसे याद रखते हैं ना बच्चे। वो क्या सोचते हैं, उसको रट्टा मान लेते हैं, आर एच नेगेटिव है इसमें आर एच पॉजिटिव है। अरे आर एच नेगेटिव का मतलब है आर एच नहीं है। समझ गए ना बात को? तो हालांकि इंडियंस में 90 से 95%, देखो मैंने पूरे वर्ल्ड में तो बोला 85% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनमें कि आर एच पाया जाता है, पॉजिटिव है। बंद करो इसको। लेकिन हमारे इंडिया में 90 से 95% लोग ऐसे हैं जो आर एच पॉजिटिव हैं। ये तो अलग अलग जोन में अलग अलग एरिया का वो है। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे सबने बोला बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव, किसी ने नेगेटिव तो नहीं बोला। काफी कम है ना, 100 में से बस 5 लोग नेगेटिव हैं इंडिया में, 5 से 10 मुश्किल से, 5, 7, 8, 100 में से। लेकिन कोई वो थोड़ी है कि वो आर एच अगर नेगेटिव है तो कोई बहुत बड़ी बात है, वो तो नॉर्मल ब्लड ग्रुप की बात है।
एंटीजन है वो। ये बात अलग है कि आपने पढ़ा होगा, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में एक बीमारी भी होती है, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। जब अगर किसी RH पॉजिटिव वाले इंसान की शादी RH निगेटिव से हो जाती है लड़की से, तो उनके आगे चाइल्ड बर्थ में है ना जो इशू है। खैर वो भी अब आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। पहले प्रॉब्लम होती थी जब गायनेकोलॉजिस्ट पे डॉक्टर पे जाते ही नहीं थे। बच्चे गांव में ऐसे ही होते थे, डॉक्टर पे जाते ही नहीं थे, तो पता ही नहीं चलता था कि ब्लड ग्रुप है ही क्या। अभी बहुत सारे लोगों को पता थोड़ी होगा उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ज्यादातर को नहीं पता, टेस्टिंग नहीं होती। खैर, पता है, तो आप किसी भी बंदे को किसी बंदे को ब्लड ऐसा नहीं दे सकते जिसमें कोई एंटीजन आ रहा है जो उसके पास नहीं है। मतलब किसी बंदे को आप जब ब्लड डोनेट करते हैं ना, या दिया जाता है ब्लड, ट्रांसफ्यूजन होता है, तो आप किसी भी, जब पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जा रहा है, तो उसको आप ऐसा ब्लड नहीं दे सकते कि जिसमें वो एंटीजन है जो उसके पास नहीं है। मेरी बात समझे? एंटीबॉडी भले ही आ जाए, एंटीजन बाहर से ऐसा नहीं आ सकता जो नया हो। जैसे ए ब्लड ग्रुप है, तो ए वाले के पास कौन सा एंटीजन है? ए भी एंटीजन है। बावली हो रही है, देख नहीं रही। एंटीजन ए है ना, ए ब्लड ग्रुप में, तो आप उसको ए ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। कौन सा दे सकते हैं? तो दिक्कत ही नहीं खुद का। या फिर ओ दे दो जिसमें कोई एंटीजन नहीं है। भाई या तो ऐसा दे दो जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। या फिर ए वाला दे दो। आप बी वाला थोड़ी दे सकते हो, आप ए बी वाला थोड़ी दे सकते हो, क्योंकि बी भी तो आ रहा है ना, है ना। और अगर बी एंटीजन आया तो उसके पास ऑलरेडी बी एंटीबॉडी है, क्लम्पिंग हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी आगे ज्यादा, है ना, डेथ भी हो सकती है। बी वाला है, उसके पास बी एंटीजन है, तो आप उसको बी एंटीजन वाला ब्लड दे सकते हो, या फिर बिना कोई एंटीजन वाला दे सकते हो, कोई नया एंटीजन नहीं दे सकते, है ना। और अगर पॉजिटिव है, देखो एक और चीज है, अगर RH एंटीजन भी है ना, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव का भी दे सकते हैं, नेगेटिव का भी दे सकते हैं ब्लड। जैसे ए पॉजिटिव है, तो उसको ए पॉजिटिव का दे सकते हो ब्लड, ए नेगेटिव का भी दे सकते हो। अरे क्या दिक्कत है, RH फैक्टर नहीं आएगा बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास जो एंटीजन है वो आने ही चाहिए, नहीं, नया नहीं आना चाहिए। तुम्हारे पास जो है वो आने चाहिए, बाहर से आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुननी थी तुमने, मैंने क्या लाइन बोली थी, बार बार बोल रहा हूं, देख लो, कि कोई भी नया एंटीजन नहीं दे सकते जो उसके पास नहीं है, भले ही मत दो। फिर तो ए नेगेटिव वाले को ए पॉजिटिव नहीं दे सकते। हाँ, तो बोल रहा ना, वही तो बात बोल रहा हूँ, कौन सी बड़ी बात है, ये कह तो रहा हूँ। ए पॉजिटिव वाला तो ले सकता है, पॉजिटिव से भी नेगेटिव से भी, लेकिन ए नेगेटिव वाला केवल नेगेटिव वाले से ले सकता है। वो, हाँ, वो RH है नहीं उसके पास, तो कैसे दे दोगे बाहर से? मैंने क्या बोला, एक बात बस दिमाग में गांठ बांध लो, सबसे सिंपल चीज, कि कोई भी नया एंटीजन किसी को नहीं दे सकते, बस सिंपल। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई पता है, जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चा खेल जाता है वहां पे, क्या करूं, क्या लगाऊं। जब सेंटेंस बन के आते हैं, वैसे बहुत आसान होता है कि इसका दे सकते हैं, इसका दे सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस बन के आता है कि उसके सीरम में ये एंटीबॉडी है, उसके RBC पे ये एंटीजन है, इसका ब्लड इसको दिया जा सकता नहीं, इस टाइप से जब क्वेश्चन करोगे तो तब पता चलेगा ना ऑब्जेक्टिव में जवाब, कि वो कैसे बन जाते हैं। फिर हम सोच कहते हैं हमारा ठीक होगा, वो गलत हो जाता है है ना। तो मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब पता है ना कि कैसे कैसे, कहां से कैसे कैसे आते रहे हैं। तो बेटा, क्योंकि पढ़ाई को अप्लाई करना, जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो तो मैटर है। ऐसा नहीं है कि केवल रट्टा मारे जा रहे हैं, रट्टा मारे क्वेश्चन एक सॉल्व हो नहीं रहा है ऑब्जेक्टिव, फिर फायदा क्या हुआ, है ना। उसका एप्लीकेशन तो होना चाहिए। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो हम क्वेश्चन कर पाए। खैर, तो बात खोपड़िया में आ गई ना। इसीलिए ए बी
ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसेप्टर है। ए बी नेगेटिव नहीं है, ए बी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ए बी नेगेटिव सारे नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, फ्रॉम ऑल नेगेटिव्स। जिनके पास आर एच एंटीजन नहीं है सबसे ले सकता है, क्योंकि ए बी नेगेटिव के पास भी दोनों एंटीजन तो हैं और भी, तो सबसे ले सकता है, बस नेगेटिव से। लेकिन ए बी पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव से ले लो चाहे नेगेटिव से ले लो, कोई फर्क नहीं पैदा, है ना, है ना। और जो ओ है ऐसे ही, ओ नेगेटिव सारे नेगेटिव्स को ब्लड दे सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ओ नेगेटिव सारे लोगों को ब्लड दे सकता है, सभी लोगों को। तो यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव केवल पॉजिटिव वालों को ही दे सकता है, क्योंकि ओ नेगेटिव में तो आर एच एंटीजन नहीं है ना, तो पॉजिटिव वालों को ही देने वाला, है ना, नहीं हो एंटीजन तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। कोई एंटीजन जिसके पास बिल्कुल भी कोई एंटीजन ना हो वो दे सकता है। तो ओ नेगेटिव के पास कुछ नहीं है, ना ए भी ना आर एच, खोपड़िया में आ गई। तो ये थी कहानी। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि सपोज करिए हम बात करते हैं, अ, लिखो, चलो, फाइंड आउट द ब्लड ग्रुप ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ ए कपल विद ए एंड बी ब्लड ग्रुप। फाइंड आउट द पॉसिबल ऑर्डर लिख देना। अब चलो बात तो वही है, फाइंड आउट द ना ब्लड ग्रुप, ए एंड बी ब्लड ग्रुप। मतलब बोले तो कुछ भी मान लो, मेल का कैसा है, ए है, और जो मदर है उसका क्या है, बी है। कपल का मतलब दोनों आ गए ना बेटा, कपल में तो एक का ए है, ए एंड बी का मतलब ए बी नहीं, एक का ए है एक का बी है। तो देखो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन लिया मैंने, बताओ चलो निकालो जल्दी से। सर ए या बी कुछ दो किसका, सर बेटा सर बच्चों का फिटेलिस, कौन सा फिटेलिस, मतलब ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी, बच्चों का। हाँ नहीं तो करके दिखाओ ना कैसे। अच्छा और एक अच्छा, और बताओ कोई और। बिन नहीं, हवा में बातों से नहीं काम चलेगा, जिसने अगर क्रॉस करके देखा तो उसका सही आंसर आ जाएगा। नहीं आया था रे तो। अरे ये भी बनेंगे देखा, सर एक हम्म, ए वाले बनेंगे। क्यों ढूंढ रही है। हम्म,
ये तो मैंने तुम्हें बताया ही था उसमें कोडोमिनेंस में, लेकिन तुम भूल गए, मैंने बताया था। क्यों भैया? ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हेटेरोजाइगस नहीं ले सकता, ये नहीं है ए और बी ब्लड ग्रुप? बताओ, मुझे बताओ, ये ए और बी नहीं है? ये बताओ, ये ए और बी है नहीं है? ये ए ब्लड ग्रुप है, हेटेरोजाइगस लिया मैंने, और ये बी है। तुम्हें कैसे पता कि वो कैसी हैं? सारी पॉसिबल। तो फिर तो बोलना चाहिए ना, क्योंकि आंसर इसका ये वाला आएगा, सारी पॉसिबिलिटी, क्योंकि मेन चीज है कि तुम्हें कैसे पता कि वो होमोजाइगस है? तो आप तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लोग हैं जो भी निकल के आ रहा है। ये देखो, तो यहां पर सारे ब्लड ग्रुप आ रहे नहीं आ रहे? ए भी आ गया, बी भी आ गया, ए बी भी आ गया, और ओ भी आ गया। चारों आ रहे हैं इस कंडीशन में, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपको कोई जीनोटाइप थोड़ी दिया है। अब एक है कि वो जीनोटाइप दे, क्वेश्चन क्वेश्चन ने जीनोटाइप दिया आपको, सपोज करो, देखो ये पॉसिबिलिटी दे दिए, ठीक, आई ए स्मॉल आई क्रॉस विद स्मॉल, ये देखना, ऐसे दे दी, एक होमोजाइगस दे दिया, एक हेटेरोजाइगस दे दिया, ये भी तो पॉसिबिलिटी दी जा सकती है। तो क्या आएगा? तो इस कंडीशन में तीन आएंगे। दो टाइप के आ जाएंगे इस कंडीशन में ना, एक बी और एक ए बी। एक एक आ जाएगा ए बी, हाँ देखो, बी और एक केवल बी आएगा। देखना तो कितनी पॉसिबिलिटी है अलग अलग, लेकिन सबसे ज्यादा तो इसी में आ रहे हैं ना, चारों कंडीशंस, तो हम उसको लेंगे। देखो, इसमें ए आया ही नहीं, कहाँ आया ए ब्लड ग्रुप? तो ये तो डिपेंड कर रहा है कि कौन सी, तो आपको बोलना था कि सर चारों ही सब कुछ आ सकते हैं मैक्सिमम, तो नहीं समझे? अगर वो जीनोटाइप दे के पूछे तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना, या फिर इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ये होमोजाइगस हो सकता है, बी हेटेरोजाइगस, तो फिर ए बी और ए आएगा, ए बी तो आएगा, लेकिन फिर ए आएगा। कभी कभी बच्चों को देके पूछ लिया जाता है कि पेरेंट का क्या ब्लड ग्रुप रहा होगा, बच्चों का दे दिया जाता है, बच्चों का ये है, अब बताओ पेरेंट का क्या होगा? नहीं समझे? हम्म, दे दिया, बच्चे ए बी ब्लड ग्रुप के हैं, कैसे ब्लड ग्रुप के हैं बच्चे? ए बी, ध्यान सुन रहे हो, ए बी ब्लड ग्रुप के बच्चे हैं, तो पेरेंट कौन सी ब्लड ग्रुप के नहीं हो सकते? अगर बच्चे ए बी ब्लड ग्रुप का है तो पेरेंट्स किस ब्लड ग्रुप के नहीं हो सकते? हाँ, राइट आंसर, ओके नहीं हो सकते, क्योंकि ओ होता तो आई है ना, फिर ए भी होता ही नहीं, ओ वाले का कभी बच्चा ए भी नहीं हो सकता भैया, अगर आ रहा है तो फिर गड़बड़ है कुछ, समझ रहे हो ना? तो ये भी देख लो, एक बहुत सिंपल सा वो है, घरेलू पहचानने का तरीका ब्लड ग्रुप का। और बेटा, या फिर ऐसे पूछ लेगा इसी में, जैसे पूछा ना कि मतलब अगर बी ब्लड ग्रुप आ रहा है बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा है?
बी, तो पेरेंट्स किस ब्लड ग्रुप के होंगे? बी का या फिर ओ? किस ब्लड ग्रुप के होंगे? पेरेंट्स किस ब्लड ग्रुप के होंगे? बी और ओ के होंगे? ए बी भी तो हो सकता है ना? और ए भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करेगा ना कि पेरेंट्स मतलब किस किस के अलग अलग। तो आप कहेंगे सर चारों ब्लड ग्रुप के पॉसिबल है, हो सकते हैं। बताओ कौन कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता? मतलब फिर कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे आपको दोनों पेरेंट में, है ना? या फिर क्या दिया जाएगा? ऐसे दिया जाएगा, देखो बच्चा है ए ब्लड ग्रुप का, बच्चा है ए ब्लड ग्रुप का, मदर है ओ ब्लड ग्रुप की, तो फादर कैसा होगा? बी या फिर ए? ए बी या फिर बी? मैंने क्या बोला? बच्चा ए है, मदर ओ है, तो फादर कैसा होगा? हाँ सही बोल रही है। ए या ए बी? ए बी या ओ? ए बी होगा या ए होगा बस? नहीं समझी बात को? क्योंकि स्मॉल यही तो होता ही है, अब उसको है ना अप्लाई करना क्वेश्चंस में, क्योंकि ऐसे तो यही चलता रहेगा अगर हम ऐसी बात करते रहे क्वेश्चंस की तो। इस सीधी सी बात है, अभी हमने बोला था, क्या बोला था हमने? हमने बोला कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है? ए। उसकी मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। है ना? तो देखिए चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब आपको पता ही है ना कि आई ए हो सकता है, आई ए या आई ए हो सकता है। और मदर, मदर का पता है क्लियर कट, तो फादर का क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखो आपको पता है कि अगर ए एलील लाना है हमें बच्चे में, तो फादर में ए एलील होना चाहिए ना, कम से कम एक तो होना चाहिए, तभी तो पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि या तो फादर ये वाली कंडीशन होगी, कैसी कंडीशन होगी? या फिर ये वाली कंडीशन होगी, या फिर ये वाली कंडीशन होगी। नहीं समझे? तभी तो आएगा, देखना इसके साथ इसको रख के देख लो तो ये आ सकता है, इसके साथ रख के देख लो तो भी आ सकता है, और या फिर इसके साथ रख के देख लो तो भी आ जाएगा, है ना? आप देखो एक और चीज है, अगर माँ ओ ब्लड ग्रुप की है तो बच्चा ये गारंटेड है यही होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक एलील तो माँ से भी आएगा, तो ये वाला होमो जाएगा, तो बच्चा कभी हो ही नहीं सकता। अगर माँ उसकी ओ है, एक भी माँ बाप में से कोई एक ओ है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है बच्चा होमोजाइगस से नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? हेटेरोजाइगस ही होगा। अरे उसके है नहीं ना मदर के पास में तो ए एंटीजन, तो ये कंडीशन इससे भी आ सकती है, इससे भी आ सकती है, इससे भी आ सकती है। इसका मतलब ये ए ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है और ए बी का हो सकता है फादर। ये दो आंसर आ गए, बी का नहीं हो सकता, ओ का नहीं हो सकता, क्लियर। ओ का, ओ का तो अगर पेरेंट्स ओ ब्लड ग्रुप के हैं दोनों ही, तो बच्चे केवल ओ के ही आ सकते हैं, फिर तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर पेरेंट्स ओ के हैं तो बच्चे केवल ओ के ही आ सकते हैं। समझ गए बात को? बहुत सारी चीजें बता दी यार मैंने मल्टीपल एलिज्म में तुम्हें ये। खैर एक मल्टीपल एलिज्म का केस और बता देता हूं बस, ये तो ब्लड ग्रुप का तो फेमस है ही है, लिखना चाहो तो उसको लिख लो बेटा, दूसरा एग्जाम। ये इनका ब्रेक बहुत देर तक चल रहा है, बच्चों का क्या चक्कर है भाई? हैं? एग्जाम हो रहा है क्या? ये एग्जाम चल रहा है? हो गया, हो गया, हो गया एग्जाम। अच्छा हो गया, तो यहाँ पर जा क्यों नहीं रहे घर अपनी, मजे क्यों मार रहे हैं ऐसे हंगामा? तो देखो फूड कलरिंग रैबिट, किसमें? रैबिट में।
देखो, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे, बस ये बताया है। रेविट में देखा गया एक ही जीन जो कोड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल था, उसके चार एलिक फॉर्म थी। चार चार फॉर्म, जैसे ब्लड ग्रुप में तीन थी ना। सी अगूटी कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल था, अगूटी उसका नाम रखा गया एक। सी एच का मतलब चिंचिला, सी के ऊपर सी एच, सी के ऊपर एच हिमालयन, और स्मॉल सी एल्बिनो व्हाइट। तो हम तो कहेंगे हमें तो ज्यादातर व्हाइट वाली दिखते हैं ना रेविट। तो ये चार एलिलिक फॉर्म थी एक ही जीन की, और ये इनकी डोमिनेंसी का रूल दिखाया है। क्या दिखाया ये? हाँ, अगर ये साथ में आए तो ये डोमिनेंट सबके ऊपर है, ये इन दोनों के ऊपर डोमिनेंट है, ये इसके ऊपर है, ऐसे। वो सबसे रिसेसिव है, स्मॉल सी। व्हाइट वाला सबसे रिसेसिव है। अगर व्हाइट वाले का क्रॉस किसी के साथ हुआ है ना, तो वो, ये बात अलग है कि उसको पालते रहे हैं आप लोग अच्छा, तो इसलिए उसका नंबर बढ़ता गया ज्यादा। मतलब रिसेसिव जरूर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जब व्हाइट व्हाइट वाले का ही क्रॉस करा रहे तो व्हाइट तो बच्चे पैदा होंगे। लेकिन अगर व्हाइट वाले का किसी से कराया गया इनमें से, अगूटी होता है स्किन कलर सा। जो नॉर्मल चूहे होते हैं वो अगूटी तो होते हैं। चूहे तीन तरीके के होते हैं। एक तो नॉर्मल वाले घरेलू चूहे, वो होते हैं स्किन कलर के, है ना, थोड़े थोड़े ब्राउन से। हाँ, ब्राउन से स्किन कलर ही तो होता है वो। एक होते हैं जो रेलवे स्टेशन वाले, रेलवे ट्रैक वाले जंगली काले वाले, है ना। और एक होते हैं व्हाइट वाले, वो पालते हैं लोग ज्यादातर व्हाइट वाले। लाल लाल आंखें होती हैं उनकी और व्हाइट होती हैं। कहते हैं व्हाइट चूहे से काले वाले डर के भाग जाते हैं, घरेलू चूहे, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मुझे तो खैर कोई सी वो सभी बेकार लगती है। है ना, चूहे तो चूहे ही हैं। और भाई देखो, ऐसे ही कुत्ते भी कुत्ते ही हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा लगाव है, मतलब वो उन्हें चाटते रहेंगे, और है ना, वो है ना, घर में इतना साफ सफाई है, सोफे पे और साथ में सो रहे हैं बेड पे, और खड़े खड़े ऐसे चाट रहे हैं पूरे में। चाहे कितना भी अच्छा हो, मुझे दूर से अच्छा लगता है डॉग। मतलब ऐसे वैसे भी होंगे ना जो अच्छे अच्छे क्यूट से लगते हैं, तो क्यूट से दूर से, पास में तो फिर उनमें बदबू आती रहती है। बताओ। हाँ। और कहते हैं ये मेरा बेटा है। हाँ, ऐसे ही कहते हैं बेटा। मतलब देखो, हम नहीं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, हम ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं हम, है ना। लेकिन अपनी अपनी वो है भाई, अपनी अपनी। ठीक है, आप एनिमल लवर हो, बहुत अच्छी बात है, एनिमल लवर हो ये। लेकिन अपनी अपनी पसंद है वो तो। ठीक है। और खास तौर से अगर आप लोग एनिमल लवर हैं, पालते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए लोगों को। जैसे कुत्ते बहुत से ऐसे ही नहीं है कि गली वाले मोहल्ले वाले पाल लेते हैं उनको, तो ये जरूर ध्यान रहे कि वो किसी पर, है ना, अटैक ना करे उसे। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कई केस देखे हैं कि पालतू कुत्तों ने और बच्चों को और नोच खाया, मार दिया छोटे छोटे बच्चों को। ऐसे कई केस है। मैं कॉलेज से जा रहा था गली में को, तो वहां पे दो बच्चे से खड़े थे। उनका एक वो डॉगी सा होगा, वो पालतू सा, ब्राउन सा। तो पता है, वो गया एक एक्टिवा वाला सा निकला वहां से गली में होके, तो उसने ऐसे छू कर दिया उस पे को, मतलब उस जो बच्चों ने, उनका था वो, उनका डॉगी था, मतलब बच्चों का, पैसे छू कर दिया। वो उसके पीछे पीछे भागा। फिर मैंने उसे धमकाया डॉगी को, तुरंत रुक गया, है ना। मैंने उसे डांट लगाई। मैं आ रहा था, मैं बच्चे को नहीं, पहले तो कुत्ते को, तेज आवाज में मैंने उसको डांटा ना, एकदम जैसे। तो फिर वो रुक गया, नहीं तो उसके पीछे दौड़ लगा रहा था वो। वहां पे गली में जाते एक्टिवा चल नहीं सकता था। फिर उनको मैंने डांटा, बच्चों को।
मैं देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब वहां से जानबूझ कर। हाँ, क्योंकि फिर अगर कोई मारे पीटे तो फिर बुरा लगता है मालिक को। तो बेटा देखिए, अब हम बात कर रहे थे मल्टीपल एलिज्म, अब आप बात करेंगे नेक्स्ट एस्पेक्ट है प्लियोट्रॉपी। अच्छा एक और चीज सुनो, ध्यान से सुनो। एक तुम्हें एक ट्रिक बताऊं, एक बहुत अच्छी, बहुत ही सिंपल वाली, सर ये चिंचिला बहुत ही बच्चों वाली, बड़ा में ध्यान दे, ठीक है। चिंचिला और हिमालयन, ये ऐसे कलर है बेटा कि जैसे एक पट्टी सी होती है वो हिमालयन होता है, उसके उस पे है ना। तो मतलब ये एक सेम वो नहीं है, अलग अलग है, लेकिन बस तुम्हें नाम याद रखना है। तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा इसलिए तो मैंने बोला भाड़ में जान दे। देख, एक चीज मैं जो ट्रिक बता रहा था, जैसे यहां पर आपको पता है कितने जीनोटाइप पॉसिबल थे, मैंने बताया ब्लड ग्रुप में 6। ब्लड ग्रुप में टोटल 3 एलील थे और टोटल जीनोटाइप कितने थे? 6। यहां पर ये 4 एलील हैं, बताओ कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? क्यों? कॉम्बिनेशन रख रख के देखो, दो दो को एक साथ एक साथ एक साथ। देखो इसका कॉम्बिनेशन इन तीनों के साथ बनेगा नहीं बनेगा? अपने साथ ही बनेगा पेयरिंग, और इन तीनों के साथ। तो 4 तो इसके बन गए, इसके 3 बन गए, इसके 2 बन गए, इसका 1 बन गया, 10 नहीं बन जाएंगे? 10 पॉसिबल जीनोटाइप हैं। ये मत सोचो कि 3 का डबल 6 था तो हमने बोल दिया 4 का डबल 8। देखो इसकी ट्रिक बताऊं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, पता है क्या? क्वेश्चन आता है ऐसा, तुम्हें मिल जाएगा बुक्स वगैरह में। टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप इसके, वैसे तो एक फॉर्मूला होता है लेकिन वो याद रखने में दिक्कत आएगी तुम लोगों को, फॉर्मूला में, है ना। इसके बजाय आसान, पता है सिंपल एक लॉजिक क्या है, जितने भी है ना टोटल, उन नंबर्स को जोड़ दो। जैसे यहाँ टोटल कितने एलील हैं? कितने एलील हैं यहाँ पे? 4। तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितने हो गए? कितने हो गए? यहाँ पे देखना कितने एलील थे? 3। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितने हो गए? 6। नहीं समझे? सारी वैल्यूज को, जैसे 3 थे तो 1 2 3 तीनों को जोड़ दो, सिंपल। जैसा कभी कल को क्वेश्चन तुम आ जाएगा 5, अगर किसी कोई केस नहीं दिया लेकिन क्वेश्चन आएगा कि 5 अगर एलिलिक फॉर्म है एक जीन की, तो कितने पॉसिबिलिटी हैं जीनोटाइप की? तो सीधे आपको पता है यहाँ 10 की, 10 में 5 और जोड़ दो, 15। 15 हो गए, 4 तो वो ही है, मतलब आपने जोड़ ही रखे हैं ऑलरेडी, 5 और जोड़ दो उसमें, नंबर डिजिट। ऐसे यहाँ 6 था, उसमें 4 और जोड़ दिया, सीधे 10 आ गए ना। नहीं समझे? एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है कि 4 एलील होने पर कितने जीनोटाइप आते हैं। तो वैसे n मल्टीप्लाई n+1/2 ऐसे फॉर्मूला भी है इसका, लेकिन फॉर्मूले से निकालने का सिंपल तरीका है ना, वो ज्यादा है, एकदम सीधे जोड़ दो। चलिए, हैं? हाँ और क्या, कुछ नहीं, कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधे जोड़ दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट एस्पेक्ट, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपिक जीन, देखो सुनो मेरी बात, प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट भी कह देते हैं बेटा रे। ध्यान सुनना, अभी तो मल्टीपल एलिज्म का मतलब ये था कि एक जीन की जब 2 से ज्यादा फॉर्म हो। अभी प्लियोट्रॉपी में क्या बोल रहा हूं? अच्छा देखो, मल्टीपल एलिज्म में एक जीन की 2 से ज्यादा फॉर्म थी लेकिन करेक्टर तो एक ही कंट्रोल कर रहा था ना, वो कौन सा? ब्लड ग्रुप या यहाँ पे कोट कलर। करेक्टर तो जीन एक ही कर रहा है, बस उसके फिनोटाइप कई सारे हो गए एलील की वजह से। अभी मैं ये बोल रहा हूँ प्लियोट्रॉपी क्या है, जब एक जीन एक से ज्यादा करेक्टर को कंट्रोल करने लगे। एक जीन, नई बात आई है अभी तक, मेंडलिज्म नहीं है ये मेंडलिज्म के बाद वाली चीजें चल रही हैं, डिस्कवरीज पोस्ट मेंडेलियन।
ये जो सब है ना, मल्टीपल एलिज्म, प्लियोट्रॉपी, कोडोमिनेंस, इनकम, सब ये मेंडल है ना की बात वाली बात है। लेकिन बेसिक सबका मेंडलिज्म ही है, आप जानते हो, क्रॉस करना तो हम वहीं से सीखे। एक जीन जब एक से ज्यादा करेक्टर को कंट्रोल करता है तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। बात समझ गए? व्हेन वन जीन कंट्रोल मोर देन वन करेक्टर्स, देन इट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी, है ना, एंड दिस जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं मैं, और पहले एनसीईआरटी वाले बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं। इन पी मटर में दिखाऊं कहां है, छुपा हुआ पड़ा हुआ है, एनसीईआरटी कोई सी भी हो। ये रहा, ये पेज ही वही खुला हुआ है, पेज नंबर 78 पे, ये ये वाला पैराग्राफ। ये बात अलग है कि प्लियोट्रॉपी इन्होंने बाद में अलग से दिखाया है, अलग से एक हेडिंग, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम पहले। तो ध्यान सुनना, मिल गया 78 पे। हाँ, वो एक पैराग्राफ है जहां पे लिख रखा होगा जीन बी। हाँ, तो पता है मटर में एक जीन बी है। कौन सा जीन है? अब वो मत कहना कि मेंडल ने तो उसको आर जीन बोला था, उस पर मत जाना। यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक जीन बी है जो दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, सीड की शेप को भी कर रहा है और सीड का साइज भी कर रहा है। शेप ऑफ सीड्स एंड साइज ऑफ सीड्स, या फिर, या तो शेप और साइज बोले हम, या फिर बोले स्टार्च सिंथेसिस। क्या बोले? स्टार्च सिंथेसिस। देखो वही बताता हूँ। बात है नहीं बेटा। देखिए, आपको याद है राउंड रिंकल्ड, तो पहले तो कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे पढ़ते थे हम लोग। अगर शेप की बात हो रही है, एक तो शेप को कंट्रोल कर रहा है, और उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दो कैरेक्टर को तो कंट्रोल कर रहा है, साथ में एक एक में इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखा रहा है। इतना गजब का ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक पैराग्राफ देख लो। और अभी इस साल आने के चांस है पूरे पूरे, क्योंकि आया नहीं है बेचारा कई सालों से, काफी सालों से। तो देखिए, लेकिन जब बात आती है साइज की या स्टार्च की सिंथेसिस की, फॉर ये दूसरा करेक्टर है ना, स्टार सिंथेसिस साइज दूसरा करेक्टर है। तो अगर कैपिटल भी है तो लार्ज,
लार्ज साइज है बेटा, है ना, सीड का, यानी कि मोर स्टार्च, स्टार्च ज्यादा बन रही है। कैसी बन रही है? ज्यादा। अगर कैपिटल भी स्मॉल भी है तो इंटरमीडिएट साइज, बीच की स्टार्च बन रही है मॉडरेट। और अगर स्मॉल भी है तो बेटा स्मॉलर सीड्स, लेस स्टार्च। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो दो करेक्टर को कंट्रोल कर ही रहा है, इसके अलावा वो साइज के मामले में इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखा रहा है। यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक और एग्जाम्पल है ये। मेंडल नहीं जानते थे इन बातों को, है ना, उस समय पे। देखना, एक ही जीन दो दो करेक्टर कंट्रोल कर रहा है, इस मामले में ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है नहीं। नहीं तो आने के लिए तो कैसे आनी चाहिए थी, ज्यादा स्टार्च बननी चाहिए थी, है ना बेटा। लेकिन पूरी तरीके से वो सप्रेस नहीं कर पाया स्मॉल बी को। समझ गए मेरी बात को? शेप वाइज ये राउंड ही होगा और ये भी राउंड होगा, लेकिन ये बड़ा राउंड होगा, ये थोड़ा बीच का राउंड होगा, और ये बस रिंकल्ड होगा, है ना। ये समझ गए ना तुम? देखो मैं शेप इनकी तीनों की दिखा दूं अलग अलग। एक तो ये बड़ा राउंड, एक ये बीच का लेकिन है राउंड में, और एक ये छोटा भी और रिंकल्ड भी, पिचका हुआ भी। ये कंडीशन। तो ये बहुत ही बेहतरीन वाला केस है प्लियोट्रॉपी का। अब एनसीईआरटी की गलती क्या है कि वो पहले इन्होंने प्लियोट्रॉपी करके ऐसे हेडिंग नहीं दे रखी थी। ये भी 2-3 सालों में, पहले क्या होता था सप्लीमेंट्री के फॉर्म में ये एनसीईआरटी के पीछे 2-3 पन्ने इन्होंने खर्रे लगा रखे थे, फिर बीच बीच में जगह जगह प्लियोट्रॉपी पॉलीजेनिक इन्होंने इंसर्ट किया, डाला, और वो जो पैराग्राफ थे वो वहीं के वहीं रह गए। तो ये प्लियोट्रॉपी का पार्ट है, जबकि आगे जो प्लियोट्रॉपी है उसमें ये एग्जाम्पल ही नहीं दे रखा। समझे? अब तुम एनसीईआरटी में जाओगे आगे, देखो प्लियोट्रॉपी रियलिटी में दिखाऊं कि कहां पे हेडिंग दे रखी है। ये पुरानी वाली है क्या? हाँ, ये तो है नहीं। अरे नहीं, मतलब 2-3 साल पहले तो है। तो ये दोनों सेम है। ये भी वही नहीं है, वैसे ऊपर से देख के नहीं पता चलता कि ये भी वही है। वो कमाल है, इनकी स्कीमें भी नहीं। सर, लेकिन वो अभी आया ना 2-3 साल से। हाँ तो ये 2-3 साल में इतनी पुरानी पुरानी बुक लेके घूम रहे हो। सर मैं तो 2020 की है। वो कमाल है, लो कितने जमाने की नहीं लेके घूम। इसमें नहीं है लेकिन। हाँ तो अब 24 चल रही है, एक ही पेज है इसका, खर्रा सा दे देना। हाँ भाई, कौन जमाने की तेरी? इसमें नहीं है, दादी शेयर करती हूँ। तो बहुत पुरानी है। बट ढेर पुरानी नहीं है भाई, 2-3 साल पुरानी है भाई, ये तो 2016 की है, बहुत पुरानी। हाँ, देखो ये रहा, ये एनसीईआरटी का ही है। मतलब किसी के पास भी नहीं एनसीईआरटी है ही नहीं, बताओ। सर है मेरे फोटो। तेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, बताओ। ये हालत है कि इन्हें कहां से दिखाते हैं वो जो टॉपिक इनकी बुक में नहीं है। प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये सब दे रखा है एनसीईआरटी में। नहीं, ये एनसीईआरटी का ही दिया है इसमें मैटर, ये इसमें नया ऐसा नहीं दिया, एनसीईआरटी वाला दिया होता है लाइनों में।
तो दूसरा एग्जाम्पल सुन लो भैया। एनसीईआरटी में दे रखा है ये एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया पीकेयू। ये भी प्लेयोट्रॉपी का एग्जाम्पल है बेटा। तो एक एक बीमारी होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया। कौन सी बीमारी होती है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। ध्यान से सुनो, इसमें पता है क्या होता है? एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम होता है? सब तुम्हारी एनसीईआरटी का बता रहा हूं मैं, यानी ये सोचना कि तुम्हारी अगर एनसीईआरटी का ही बता रहा हूं सब। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है। तो उसको बनाने वाला जो जीन है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई म्यूटेशन आ गया या कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, है ना, तो उस वजह से वो एंजाइम नहीं बन पाया, वो एंजाइम नहीं बन पाया। ठीक है। तो बेटा कौन कौन से सिम्टम हो जाते हैं, मतलब तो देखो, जब वो एंजाइम नहीं बन पाया तो एक जीन की वजह से ही तीन तीन करेक्टर आपको दिखाई देंगे। तो हो गई ना प्लेयोट्रोपिज्म, है ना। In this mutation in gene of phenylalanine hydroxylase results in symptoms या traits like, कौन शॉर्ट में बात बता रहा हूं मैं ना, कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन एक एक करेक्टर हो गया। यानी मेंटल रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? अरे मेंटल रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? जानते नहीं मेंटल रिटार्डेशन? मतलब दिमाग की कमी हो जाना, आईक्यू कम होना। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब है बेवकूफ होना। ठीक है। उसका दिमाग, हाँ, घुटनों में होना। मेंटली रिटार्डेड, ये पागल है। इसके अलावा बेटा हेयर लॉस एंड पिगमेंटेशन लॉस, यानी पिगमेंट, है ना। तो वो होता व्हाइट व्हाइट सा, एल्बिनो सा व्हाइट व्हाइट जो स्किन, ऐसे व्हाइट व्हाइट सी हो जाएगी। बाल भी, है ना, लॉस हो जाएंगे, हेयर लॉस होगा। और मेंटल रिटार्डेशन। तो ये करेक्टर हो रहे हैं एक ही जीन की वजह से, एक ही जीन में म्यूटेशन या एबनॉर्मलिटी होने की वजह से, क्योंकि ये एंजाइम नहीं बन पाता, फेनाइलएलिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है। रियलिटी ये है कि फिनाइल एलेनिन एक अमीनो एसिड है। तो जब ये एंजाइम नहीं बन पाता ना, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, तो फिनाइल एलेनिन को एक्चुअली में कन्वर्ट होना होता है टायरोसिन में, और उसी से हमारा मिलेनिन पिगमेंट भी बनता है। लेकिन जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन पाता जीन में म्यूटेशन होने की वजह से, तो वो फिर फिनाइल एलेनिन आगे कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है। तो फिर वो एक्युमुलेट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में ब्रेन, ये सब लिखा हुआ है। वो ब्रेन वगैरह में एक्युमुलेट हो जाएगा, यूरिन के थ्रू भी पास आउट होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो, है ना। तो उसे ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। सिकल सेल एनीमिया।
ये भी एक प्लेयोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? प्लेयोट्रॉपी का। क्योंकि यहां पर भी बेटा जो पता है जीन है वो सिकल सेल एनीमिया तो कॉज कर ही रहा है, उनकी सेप को, सिकल सेप की। इसके अलावा मलेरिया के लिए रेसिस्टेंस ला रहा है। ये देखने में आया कि जो हेट्रोजाइगस होते हैं ना, वो मलेरिया के लिए रेसिस्टेंस, मतलब उनके आरबीसी में प्लाज्मोडियम सर्वाइव नहीं कर पाता, तो ये उनको बेनिफिट हो जाता है, ये है ना। शॉर्ट में एससी कह सकता हूँ। हेट्रोजाइगस फॉर्म। एच बी एच बी एस। तो बेटा ये देखिए सिकल सेल एनीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होने के साथ साथ मलेरिया के लिए रेसिस्टेंस देता है। किस फॉर्म में? जब ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में होता है। बताऊंगा आगे। सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली होता क्या है बेटा, कि जो होमोजाइगस है वो तो मर जाता है। जिसको सिकल सेल एनीमिया होने की वजह से जो होमोजाइगस है ना, एच बी एस, वो मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। और जो एच बी होता है वो नॉर्मल होता है। लेकिन जो कैरियर होता है ना, तो पता है अफ्रीकन पॉपुलेशन में ज्यादातर वो ये चाहते हैं कि हम सिकल सेल एनीमिया के कैरियर हो जाए हेटरोजाइगस। क्यों? क्योंकि वो सरवाइव करेंगे। उनकी 50% आरबीसी तो होती है नॉर्मल, और 50% होती है सिकल शेप की। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है ना तुम्हें, आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है इस बीमारी में। सिकल की, सिकल जानते हो सिकल? हसिया। वो जो साउथ की मूवी में नहीं होता, वो जो साउथ की मूवी में लेके दरांत सी होती है, दरांत काटने वाली, गेहूं वेहूं काटने वाली दरांत, उसको ऐसे ऐसे करके चलाते रहते हैं, है ना। हीरो एक दरांत ले लेगा हाथ में और सबको काट डालता है। तो ऐसे तिरछी सी मुड़ी हुई सी। तो ऐसे जो बाई कॉनकेव आरबीसी है ना, ओवल या डिस्क शेप, ये कैसी हो जाती है? सिकल शेप की। तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो ये देखो सिकल सेल एनीमिया मैंने डिस्क्राइब कर दिया। देखो डायग्राम अपने एनसीईआरटी खोल के देखो, तभी तो पता चलेगा। वो बंद कर रखी है उसने अपनी एनसीईआरटी भी, गधे ने। देखो, दिस इसके पास है, तेरे पास नहीं है। ये क्या है? अच्छा, 11th के लिए आई है। हाँ देखो, ये शेप देखो तुम जरा। और देखो सिकल सेल एनीमिया को डिस्क्राइब कर ही देता हूं जब यहाँ सामने है ही, क्यों फिर दोबारा बात ही क्यों करेंगे इसकी। देखो, ये जो नॉर्मल आपको शेप दिखाई दे रही है ना, ये आरबीसी की बेटा बाइकॉनकेव नॉर्मल शेप है बेटा, ओवल, ओवल स्फेरिकल बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव मतलब देखो ऐसे पिचकी हुई सी होती है आरबीसी, कैसी होती है पता है, इसलिए पिचकी रहती है दोनों साइड से बाइकॉनकेव, जिससे कि ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भर सके अपने अंदर। अरे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करने के चक्कर में ही उसने, है ना, त्याग कर दिया न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेलिज का। आप जानते हो कि हमारी आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता उसके पास। क्योंकि अगर ये ऑर्गेनेल्स होते तो फिर वो कहां से ऑक्सीजन ज्यादा भर पाती? तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। अब उसकी शेप हो गई पिचक्के, और मतलब ऐसी हो गई है ना, लंबी सी ऐसे खिंच गई वो। तो अब वो बेटा कैरी नहीं कर पाएगी ऑक्सीजन। तो जो एच, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो बंदे होते हैं ना, कैसे, एच बी एस जो लोग होते हैं कैसे, देखो यहाँ जीनोटाइप कौन कौन से पॉसिबल है सिकल सेल एनीमिया में, जो ऐसे होते हैं ये मर जाते हैं, है ना।
सिकल सेल एनीमिया। और एच बी ए ये नॉर्मल होता है बंदा, कैसा होता है? और ये जो कैरियर है कौन, कैरियर या हेट्रोजाइगस, ये बात नहीं लड़कियों, ये जो कैरियर है हेट्रोजाइगस मतलब उस समय ही बोलना है, ये मलेरिया के लिए रेसिस्टेंस भी होता है ना, मतलब उस समय ही एक दूसरे को मतलब, है ना, ये नहीं है कि मतलब शांति रखें। अरे तो देने में भी उसमें इतना, इतनी हंसने की मजाक की कौन सी बात होगी, एक दूसरे को अटेंडेंस देने में कोई उसको दे रहा है, कोई खींच रहा होगा, है ना, वो छोटे बच्चों की केजी नर्सरी वाली बातें कब छोड़ोगे? अब जब ब्याह हो जाएगा तुम्हारा तो अपनी सास से भी वो कहेगी कि है ना, ला मुझे यहाँ से ये बेलन उठा दे, तो तुम उसके साथ भी खेल खेलना नहीं देंगे, खींच लेंगे नहीं देंगे? बताओ ऐसे करोगे? तो थोड़ा सा बड़े हो गए हो तो बेटा, ये ये सिकल सेल एनीमिया के ये जीनोटाइप्स हैं ना, तीन पॉसिबिलिटी होती है ना, ये हैं वो। ये वाला तो मर ही जाएगा, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा जब दोनों ही जीन उसके वो हो जाएंगे ना, हम भाई डिप्लॉयड होते हैं हम, तो जब दोनों ही उसके ऐसे हो जाएंगे, मतलब अफेक्टेड वाले। और ये बीमारी होती कैसे है ना, मतलब इसमें क्या होता है, तो आप उसी में देखें एनसीईआरटी में अपने डायग्राम में, एक्चुअली में हीमोग्लोबिन में बेटा अल्फा ग्लोबिन चेन होती है और बीटा ग्लोबिन चेन होती है ना, दो अल्फा चेन होती है दो बीटा, तो मतलब बीटा ग्लोबिन चेन जो होती है वो दिखा रखी है। और आप जानते हो ये जो ग्लोबिन चेन बनती है ना प्रोटीन की, ये जीन से ही तो बनती है। तो इस बीटा ग्लोबिन चेन में छठे नंबर पे देखो अमीनो एसिड आता है, कौन सा? छठे नंबर पे GLU, ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड है, ग्लू। इसकी जगह देखो जहां आगे VAL आ गया, वेलिन, है ना। तो बस देखो एक अमीनो एसिड गलत आने पर, है ना, और ये बीमारी हो गई। मतलब बीटा ग्लोबिन चेन में छठी पोजीशन पे ग्लूटा, ये सब कुछ याद रखना है पूरा तुम्हें, ग्लूटामिक की जगह वेलिन आ गया। अभी आया क्यों, जरा इससे पहले जाओ, mRNA लिखा हुआ है, नहीं पहले नहीं, इसी में इसके ऊपर की तरफ डायग्राम में mRNA लिखा है, DNA लिखा है उससे ऊपर जीन। तो पता है जीन या DNA से ट्रांसक्रिप्शन होके mRNA बनता है, उससे ट्रांसलेशन होके जो आप नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे मॉलिक्यूलर में, और उसके बाद में उस RNA से प्रोटीन बनती है, डेट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो देखना उस जीन में चेंज आ गया, वो जो डबल स्टैंडर्ड DNA है ना, है ना, देखो पहले क्या है वो DNA, पहले है CTC, देखो एक है CTC, दूसरा उसके सामने स्ट्रैंड है GAG, यही तो है बेटा। अब क्या हो गया, ये तो नॉर्मल वाला है, कैसा है ये, नॉर्मल जीन या DNA है ये। अब इसमें म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया, म्यूटेशन होके, और ये क्या बन गया, ये जीन हो गया, है ना। तो ये वाला जो था ना, ये वाला, ये बेस पेयर, इसमें चेंज आ गया, टी की जगह थायमिन की जगह एडेनिन आ गया, तो सामने भी एडेनिन की जगह थायमिन आना ही पड़ेगा, क्योंकि एडेनिन थायमिन बाइंड करते हैं। तो इसका जो mRNA बना, वो पहले जो GAG बनना था ना mRNA, वो अब GUG हो गया, क्या हो गया, गग हो गया, गग, है ना, GAG गाग की जगह गग हो गया। तो पता है ये कोडॉन होते हैं, mRNA पर क्या पड़े जाते हैं, कोडॉन्स। तो GAG कोडॉन तो कोड करता था किसको, ग्लूटामिक एसिड को, और ये करता वेलिन को, इसीलिए हुआ, यानी कि छोटी सी यहां पर ये होने की वजह से प्रॉब्लम, अब कोडॉन चेंज हो गया mRNA पर, उसकी वजह से अमीनो एसिड नया आ गया, उसकी वजह से शेप ऐसी होगी आरबीसी की ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकती। अब हेट्रोजाइगस जो कैरियर है वो क्यों अच्छा है, मतलब है वो इसलिए अच्छा है कि उसकी 50% आरबीसी नॉर्मल शेप की है, एक एक जीन है ना दोनों, और 50% उसकी कैसी है, सिकल, तो सर्वाइव भी करता है। थोड़े ऑक्सीजन तो उसे कम मिलेगी थोड़ी सी,
लेकिन सर्वाइव करेगा। बस ये रहेगी कि थोड़ी ज्यादा हिली विली एरिया पे ऐसी जगह नहीं जा पाएगा, है ना, कैरियर रहेगा सिकल सेल एनीमिया का। लेकिन मच्छरों मतलब जो वो ना प्लाज्मोडियम वगैरह मच्छर, मलेरिया करने वाला, उसके लिए रेसिस्टेंट हो गया। तो अफ्रीका में तो ज्यादातर लोग मच्छर काटने से मरते हैं, बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं। तो वो तो खुश हो जाते हैं कि हम चलो कैरियर हो गए। ये देखने में आया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई तुम्हारे। तो देखो, मैंने पूरा सिकल सेल एनीमिया डिस्क्राइब कर दिया। वैसे मैं प्लेयोट्रॉपी बता रहा था कि सिकल सेल एनीमिया कैसे प्लेयोट्रॉपी का एग्जाम्पल है, क्योंकि दो कैरेक्टर कैरी कर रहा है ना वो जीन। एक तो बीमारी कर रहा है और एक रेसिस्टेंस ला रहा है मलेरिया के लिए। उसी के साथ में हमने सोचा कि दोबारा क्यों डिस्क्राइब पढ़ाना पड़ेगा, अभी से पूरा सिकल सेल एनीमिया पढ़ा दिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ा दिया तुम्हें। क्लियर? चलें तो बस रहने दें।